वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैट्रिक 2022 जो पूछा गया है प्रश्न, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये कॉर्ड जो है ये ई दिया गया है, कॉर्ड ई है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो सेक्शन ए यानी फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि थीटा तथा फाई पूरक कौन हो तो क्या होगा इसमें विकल्प। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि tan थीटा के बराबर हमारा हो जाएगा tan फाई। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा चलते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी प्रकार आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने 3 क्वेश्चन देखा। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या दिया है, 2 × sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो 2 × 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा, इसलिए इसका विकल्प सी होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 5 × 1 = 5 हो जाएगा। इसका सही वैल्यू हमारा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का वैल्यू क्या होगा, यदि 3α बराबर 180 डिग्री तो cos अल्फा बराबर क्या होगा। तो चूंकि 3α बराबर 180 डिग्री है, इसलिए अल्फा बराबर क्या होगा 180/3 60 डिग्री। तो cos अल्फा यानी कि cos 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, हाफ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि a sin थीटा बराबर 1 तो b cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा b/a। ठीक है, तो 7 नंबर तक का क्वेश्चन आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी नंबर x² - 1/2x। अब आगे देखिए 10वां नंबर है sin स्क्वायर 5 + 1/1 + tan स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर 5 बराबर होता है sec स्क्वायर 5, 1/sec स्क्वायर 5 बराबर हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 5, और sin स्क्वायर 5 + cos स्क्वायर 5 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे चलिए। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी इतना इतना यानी 0, 1/8, 1/4, 3/8 ... का सार्वंतर है। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सेकंड पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, यानी 1/8 में से घटाना है 0, तो आंसर ए ही आएगा। तो ये अपना आंसर सही होगा। अब आगे देखिए क्या दिया है, आगे है 13वां नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो 5n - 7 है, यानी कि n के स्थान पर वैल्यू रखिए, 1 रखिए, तो 5 × 1 तो 5 होगा, -7 यानी कि 5 - 7 यानी कि -2, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी। अब आगे देखिए। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदु a 0 -8 और b -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक होगा बी नंबर ऑप्शन -6 - 4। आप लोग निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र के द्वारा इसे आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि ट्रायंगल ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1/1, b x2/2 तथा c x3/3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका केंद्रक का निर्देशांक होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए 16 नंबर, यदि बिंदुएं P 2 3, Q 4, K और R 6, -3 संरेख हो तो K का मान, तो K का मान 0 होगा। आप लोग संरेख सूत्र का मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका यूज करके जो है बराबर 0 लिख दीजिएगा, और उसको हल करने के बाद आपका K का वैल्यू निकल जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर कि यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना 0 0 0 4, 0, 0 3 0 हो तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप 12 इकाई होगा। तो आंसर नंबर बी होगा इसका। अब आगे देखिए, तो ये हमारा 17 नंबर तक आपको मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदुए P 3, 0, Q 7, 0 और R 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत ये मिल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और उसको आप उस पर बैठाकर फाइंड कर सकते हैं। तो ये 8 वर्ग इकाई आ जाएगा इसका रिजल्ट। आगे देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, ये तो सब जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा क्यू बराबर 40 डिग्री, तो पी का मान 100 डिग्री होगा। आप एक ट्रायंगल बनाकर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए 20वां नंबर आपको मैंने बताया। अब आगे 21वां नंबर चलेंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य माध्यक बहुलक केंद्र प्रवृत्ति की माप है और मानक विचलन जो है केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब आगे देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या होता है कि जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। देखिए 15 ज्यादा बार आया है इसलिए इसका बहुलक जो है 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कहता है 23वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 5 तक लेकर सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिएगा तो 15 आएगा और 15 को 5 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, यानी कि इसका माध्य हो जाएगा 3। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 24 प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य क्या होगा। पहले आप जो है इसको अरेंज कर लीजिएगा, पहले छोटा लिखिएगा उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा करने के बाद जो है आप दोनों बार जोड़ा लगा दीजिएगा। देखिए इसमें कितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो 3 और 3 दोनों बगल लगाइएगा, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यक होगा। तो इसका बीच में बचेगा 12, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए चूंकि आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, यदि आप कहेंगे कि सॉल्व करके बताना है तो सॉल्व करके भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यानी कि उसको कहते हैं बहुलक, यानी कि 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना, यानी कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर मोड, यानी बहुलक। ठीक है। अब आगे देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि 26वां नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि ए भुजा है तो √3/4 ए स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा। तो परिधि और परिमाप दोनों बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल का। अब आगे देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है √3a, तो घन का विकर्ण बराबर √3a, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 28 का। चलिए अब आगे देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आगे देखिए क्या दिया है कि 30वां नंबर सवाल है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए आपका इसका वर्ग तोड़ देना है। तो 4 का क्या होगा वर्गमूल 2 और 25 का क्या होगा 5, तो 2:5 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए 31वां नंबर सवाल क्या दिया गया है। 31वां नंबर सवाल दिया है कि sin 30 बटे cos 30 गुना cot 30, तो आप जानते हैं कि sin 30 अब बटे cos 30, तो ये दिया गया है तो cot 30 को क्या लिख सकते हैं, तो cos 30 बटे sin 30, यानी आपको यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए sin 30 बटा cos 30 अब गुना cot 30 को भी लिख सकते हैं आप cos 30 अब बटा sin 30, तो देखिए sin 30 कैंसिल और उसके बाद इधर cos 30 कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो आप जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 बटे इसका दोनों का वैल्यू होगा 1 + 1 2, यानी कि 0 बटे 2 क्या होगा 0, तो 0 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो sin 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए कहता है 33वां नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है, तो देखिए प्लस प्लस का वैल्यू होगा तो हमारा यह प्रथम पाद में होगा, तो दोनों क्या है x और y के लिए प्लस प्लस वैल्यू है, इसलिए प्रथम पाद होगा। अब 34 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। 34 नंबर में है कि tan 45 अनुपात tan 60, तो दोनों का अनुपात देख लीजिएगा, तो tan 45 का 1 होता है और tan 60 का आपका √3 होता है, तो क्या हो जाएगा, तो tan 45 बटे tan 60, यानी कि tan 45 1 बटा tan 60 होता है √3, तो अनुपात क्या होगा 1:3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह x0 के रूप में होता है और y अक्ष पर 0y के रूप में। ठीक है। तो 35 का समझा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण यह हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए आप। अब देखिए
37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है मूल बिंदु से -x और y की दूरी क्या होता है। तो मूल बिंदु से दूरी होता है दूरी सूत्र से x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे, आगे देखते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु P 5 7 और Q 8 11 के बीच की दूरी थी। दूरी सूत्र का प्रयोग करके अगर आप निकालिएगा तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5 इकाई होगा इसका आंसर। आगे देखिए 39वां नंबर, रेखा y बराबर 4 के आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इनमें से ऑप्शन जो है 4 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 4 0 यानी एक्स, सॉरी ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर, बल्कि ये होगा एक्स वाई के लिए कह रहा है, तो यानी वाई के लिए कहेगा तो बी नंबर होगा, यानी कि 2 और 4, सॉरी। अब आगे देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। 40 नंबर का आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, याद रखिएगा। आगे देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो 25 का वर्गमूल निकल जाता है, तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि 5 आ जाता है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ये ए बी और डी परिमेय संख्या है और सी जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 9 एकम 9 9 तिया 27, तो 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए √3 ही रहेगा, तो 1/√3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसौ जो होगा 1 होता है, याद रखिएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 45वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 45वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0.13 और ये बार दे दिया है यानी रिकरिंग, तो इसका परिमेय संख्या क्या होगा, मतलब इसका अगर आप देखिएगा तो इसको परिमेय संख्या के रूप में निकालिएगा तो इसका आज आंसर आएगा 13/99। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। 40वां नंबर है 18 और 72 का, तो 18 और 72 का मौसौ क्या होगा, 18 का 18, 18 चौके 72, तो दोनों का वैनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है 18, इसलिए इसका मौसौ ये नंबर होगा 18। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो √12 का परिमेयकरण गुणांक √3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक संपूर्णांक का रूप होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2p। p के स्थान पर यदि आप प्राकृत संख्या रखते हैं 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू सब जो है धनात्मक संपूर्णांक ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार सांत है। दशमलव प्रसार सांत होगा ऑप्शन नंबर डी का, क्योंकि देखिए हर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का। यदि आप इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इस प्रकार ये दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा, बाकी सब अशांत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 50वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अगर हर इस फॉर्म में नहीं आए जो मैंने बताया कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं आता है तो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि आप 50 नंबर का दिया गया है क्वेश्चन कि 13/121 जो है वह अशांत होगा, क्योंकि 121 का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 11 गणाएं के साथ है, 11 गुना 11 कीजिएगा तो 2 और 5 के रूप में नहीं आता है, इसलिए अशांत है। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, यानी कि बटे में दिया गया है बराबर 9/4, A बराबर 18, BC बराबर 15, तो PR, तो इसका वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² स्क्वायर, तो कौन Q बराबर कितना डिग्री होगा, तो कौन Q बराबर हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज होगा यह। आगे देखिए 53वां नंबर सवाल क्या है कि कह रहा है कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR यदि PS बराबर x सेंटीमीटर, SQ बराबर x - 2 सेमी, PT बराबर x + 2 सेमी तथा TR बराबर x - 1 सेमी, तो x का मान क्या होगा, तो इसका 4 सेंटीमीटर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 54वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC यदि AD बटे D बराबर 4/5, AC बराबर 18, तो AE का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मैच कर सकते हैं, 100% सही बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए ढंग से। अगला है 55 नंबर, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 2 समांतर स्पर्शरेखाओं के बीच की दूरी 12 सेमी होगा। 55 का C नंबर। अब देखिए 56 का क्या होगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो 56 का भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
57 में दिया गया है दी गई आकृति त्रिभुज कौन AOB बराबर 130 डिग्री, तो APB का मान यानी कि AOB यानी ये पूरा कौन जो दिया गया है ये 130 डिग्री है, तो APB का मान APB यानी इस कोण का मान कितना होगा, तो इस कोण का मान 65 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर है कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल PTQ बराबर 50 डिग्री, तो एंगल OPQ का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि PTQ यानी ये कौन दिया है 50 डिग्री, तो OPQ कह रहा है ज्ञात करने के लिए, OPQ यानी ये कौन कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ये इसका वैल्यू हमारा 25 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की ओवनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 का सी 3 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र रहता है AOB बराबर 40 डिग्री, तो कौन AOB का मान क्या होगा, यानी AOB यानी ये वैल्यू दिया है 40 डिग्री, तो एंगल OAB यानी इस कोण का मान कह रहा है, तो इस कोण का मान 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आप लोग खाली चेक करते जाइए। 61वां नंबर क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो यानी कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 यानी कि 6 बार में लगभग जो है 2 की पावर 6 होगा, तो 6 घातांक मतलब 2 का घातांक 6 बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन कि महत्तम समवर्तक PQ गुना लघुत्तम समवर्तक PQ बराबर है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम गुना महत्तम, तो अर्थात P गुना Q, यही दो संख्या है। अब आगे देखिए 63वां नंबर क्या दिया है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64वां नंबर सवाल है बहुपद ax² जोड़ bx प्लस c a डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है, तो इसका आलेख होगा एक परवलय है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या दिया गया है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या, तो इसका बहुपदों की संख्या 1 होगा, यानी बहुपद यदि आप निकालिएगा तो एक ही बहुपद निकलेगा और ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, x² में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 पर बैठाइएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अल्फा के लिए 2 और बीटा के लिए 6, अल्फा प्लस बीटा इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 6 8 माइनस 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 6 के 12, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 67 नंबर सवाल क्या कहता है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, तो यदि आप इसका गुणनखंड करके अगर शून्यक निकालिएगा तो दोनों ऋणात्मक वैल्यू आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या दिया है 68 नंबर सवाल। 68 नंबर दिया गया यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, तो इसका k का मान -2 निकलेगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा 68 का। अब आगे आप लोग देखिए 69 नंबर देखिए यदि px बराबर x² जोड़ 5x माइनस 12 है, तो p1 का मान देखिए, p1 का मतलब है कि x के स्थान पर आप एक वैल्यू रखिएगा, जहां जहां x है वहां 1 रखिएगा। जैसे x² है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 12, यदि इसको हल कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका -6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 69 का सी। अब 70 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 70 नंबर क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है, तो इसका अगर आप हल निकालिएगा तो केवल एक हल होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त है, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 71वां नंबर सवाल है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो सार्वंतर होगा। देखिए n के स्थान पर पहले 1 रखिए, तो देखिए 2 एकम 2 हो गया, 13 में से अगर 2 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, फिर 2 रखिए 2 दूनी 4 और 13 में से 4 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, तो 11 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 2 होगा, तो यही सार्वंतर होगा, यानी कि 2 पदों का अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। अब आगे देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 126 120 114 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, तो इसका 21वां पद जो होगा वह शून्य होगा, यानी कि an बराबर 0 रखकर a प्लस n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा और हल कर लीजिएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 21वां पद आ जाएगा, 21वां पद जो होगा वह शून्य होगा। चलिए आगे देखते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 73वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन भी बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 12 सेमी, बीसी बराबर 5, एसी बराबर 13, तो साइन सी का मान होगा 12/13। यदि आप लोग एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा और उसका वैल्यू रख करके आप साइन सी का एंगल देखते हुए निकाल लीजिएगा वैल्यू, तो 12/13 आएगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए 74वां नंबर क्वेश्चन यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर p है तो p/1 यानी आधार बटे कर्ण एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। आधार कर्ण हमारा दिया गया है और आधार और कर्ण दिया है, लंब निकाल लीजिएगा और tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। 75 नंबर का क्वेश्चन दिया है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
अब देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन है कि सेक बी इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन दिया, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान। तो कॉट थीटा बराबर 1/√3 दिया है, तो आधार बटा लंब होगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा और आधार बटे लंब, क्योंकि आधार दिया है लंब दिया है, कर निकाल लीजिएगा और सेक थीटा का जो फार्मूला होता है उसको लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अब 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस पर बिल्कुल सही आपको बताया जा रहा है, आप लोग कहीं भी मिला सकते हैं इसे। आगे देखिए, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। तो साइन ए के लिए 45 डिग्री रखिएगा और फिर कॉस ए के लिए यहाँ पर 45 डिग्री रखिएगा और इसका दोनों का वैल्यू जो होगा वो आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा √2, यानी इसका परिमेकरण भी लास्ट में करना होगा आपको, याद रखिएगा। आगे देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 79 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर, देखिए sin अल्फा बराबर यानी कि क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अल्फा के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि tan 21 डिग्री बटे cos 69 डिग्री, तो इसका वैल्यू हमारा 1 होता है, ये याद रखिएगा। ये फार्मूला पर बैठेगा 90 डिग्री माइनस थीटा पर दोनों कर दीजिएगा, यदि tan को रखिएगा तो cot को बदल दीजिएगा tan में, यदि cot रखिएगा तो tan को बदल दीजिएगा cot में, तो दोनों कट करके 1 आ जाएगा। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो ये देखिए परिधि और क्षेत्रफल दोनों समान है, यदि उसका हल कीजिएगा तो उसका त्रिज्या निकालिएगा और त्रिज्या का दुगुना कर दीजिएगा तो व्यास हो जाएगा। तो 2 निकलेगा त्रिज्या, इसका दुगुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा व्यास। तो चलिए 81 नंबर का हो गया। अब हम लोग 82 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो चूंकि आपको पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो उसको बैठा दीजिएगा, त्रिज्या के लिए 3 रख दीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 36 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल, तो देखिए परिधि दिया गया है तो पहले त्रिज्या निकालिएगा फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो आपका 25 पाई सेमी स्क्वायर आ जाएगा आंसर। आगे बढ़िए। 84 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 सेमी हो तो इसके विकर्ण की लंबाई, तो आपको पता है कि विकर्ण की लंबाई a कुछ इस तरह का होता है कि √3a, तो इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा, पहले घना बना लीजिएगा, लंबाई चौड़ाई यानी √L² B² H² कर दीजिएगा, तो 88 64 60 36 50 25 सबको जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 5√5 सेमी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात कीजिएगा तो त्रिज्या दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आप पुट कर दीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 176/7। आगे देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 तक हो सकती है और 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो 3/2 को भाग दीजिएगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 87 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो आप तो जानते ही हैं कि प्रायिकता 0 से 1 हो सकती है, तो इसका न्यूनतम मान 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा में 3 विषम संख्या होता है और कुल परिणाम 6 होता है, तो 3/6 कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक में से इतना घटा दीजिएगा, उसके बाद उसका परिमेय में बदल दीजिएगा, परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3/10। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक में पहले इसको घटाइएगा, जितना होगा उसके बाद उसको परिमेय संख्या के रूप में बदल दीजिएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। काला रंग का बादशाह, तो 2 काला रंग का होगा बादशाह, 2 लाल रंग का बादशाह होगा, तो 4 पत्ती होता है, तो 2/52 कीजिएगा तो 1/26 निकल जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखिए 91 नंबर सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और 3x + k = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता है कि संपाती होने के लिए शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर निकल जाएगा, और के क्या कि मतलब के का वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है। अब आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 92 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। तो इसका यदि देखिए तीनों बराबर है तो अनगिनत हल होता है, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, 93 नंबर क्वेश्चन। तो ये ए जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है, बी नहीं है, डी भी नहीं है, सी है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। इसका मानक हल तो आप जान ही रहे हैं कि ax स्क्वायर जो bx प्लस सी के रूप में आता है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको उस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है एक द्विघात समीकरण है। अब आगे देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण के रूप में कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के लिए शर्त होता है ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस सी, यानी कि इस पर स्क्वायर नहीं घात 2 होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं आप घात 3 है, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो घात 3 चुकी है, इसलिए डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान, देखिए मूल समान होता है तो d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और आप जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर घटा 4ac होता है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो p का मान हमारा 0 और 8 निकलेगा। 8 निकलेगा तो 0 और 8 दोनों हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 का। अब हम लोग 96 की ओर जाते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान होगा वास्तविक नहीं होने पर काल्पनिक यदि होगा तो k लेस देन होगा -4 से, ठीक है। अब आगे बढ़िए आप लोग। अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 97 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पहले से है और a के लिए 1 है, तो 3√3 बटे 1 तो 3√3, तो 3√3 में से 1√3 घटा दीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट 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 का 14वां पद है। तो 14वां पद यदि आप निकालिएगा तो n के लिए वैल्यू 14 रखिएगा और फॉर्मूला लगा दीजिएगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यदि a के लिए 3 रखिएगा और 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा d का मान, और यदि इसको आप हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 55 इसका हो जाएगा। इसी प्रकार अब 99 देखिए, 99 का क्या क्वेश्चन कह रहा है। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में होने के लिए सर्वांतर समान होना चाहिए। तो यदि देखिए ए नंबर में जो है सर्वांतर समान है, यदि इसमें से इसको घटाइएगा तो जो वैल्यू आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा जो वैल्यू आएगा, इसमें से इसको जो घटाइएगा तो जो वैल्यू आएगा, यानी तीनों का वैल्यू जो है समान होगा, और समान होने पर जो है वह समांतर श्रेणी में कहलाता है, ठीक है। और बाकी बात किसी में नहीं होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 100 नंबर का क्या है कि समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 डॉट 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 का nवां पद क्या होगा। nवां पद इसका क्या होगा, तो nवां पद यानी n का वैल्यू नहीं रखना है, और n बराबर फॉर्मूला जो होता है लगा देंगे। तो a के लिए 16 और d के लिए 11 में से 16 घटाइएगा, जो वैल्यू आएगा d का, और n बराबर जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आपका वैल्यू b नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।